नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की दी मंजूरी। अब शिक्षा मंत्रालय होगा नया नाम। सीने में दर्द की शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती। कुछ दिन पहले ही पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में MT2 बाघिन के नर शावक की मौत। कुछ दिन पहले ही MT2 बाघिन की हुई थी मौत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि आज। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखे जाने को मंजूरी दे दी। अधिसूचना के मुताबिक पिछले महीने कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई शिक्षा नीति के मसौदों में कुछ अहम बदलाव के तहत यह नाम बदला गया है। नई शिक्षा नीति अगले साल से प्रभावी हो जाएगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम HRD मंत्रालय किया गया था। PV नरसिंहा राव पहले HRD मंत्री बने। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया था। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। 34 साल बाद देश में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस नई नीति की तारीफ की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। बता दें, शाह बीते दिनों कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और हाल ही में ठीक होकर घर लौटे हैं। बताया गया है कि गृह मंत्री इससे पहले होम आइसोलेशन में थे और फिर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। बता दें कि कोविड-19 का इलाज करा रहे केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा था कि उनकी जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई है। 55 वर्षीय शाह ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों की सलाह पर वे अगले कुछ दिनों तक घर में पृथकवास में रहेंगे। लेकिन सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ चीनी सैनिकों को पीछे भेजने और यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से जारी रखेगा। साथ ही भारत ने इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहने के लिए कमर कस ली है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर सेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक परामर्श बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा, LAC का मुद्दा केवल बातचीत योग्य नहीं है। जब तक चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे नहीं लौटते हैं तब तक हमारे जवान भी पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आई है। आज कोरोना के 55,078 नए मामले सामने आए। वही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 19.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 876 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 51,797 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 27,02,742 हो गए हैं, जिनमें से 6,73,166 लोगों का उपचार चल रहा है और 19,77,779 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 694 नए मामले सामने आए हैं। आज भिलवाड़ा में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां आज 148 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जयपुर में 122, धौलपुर में 106, कोटा में 90, भरतपुर में 69, चित्तौड़गढ़ में 75, जोधपुर में 61, झालावाड़ में 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 63,324 हो गई है, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 14,462 है और आज प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 897 हो गया है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि है। देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे देश आज भी याद करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विनम्र श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्होंने नेताजी को याद करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों में से एक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके स्पष्ट आह्वान ने साथी भारतीयों को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। उनकी वीरता और उद्देश्य की ताकत हमेशा एक प्रेरणा देगी।
दौसा जिले के तहसील लालसोट ग्राम बगड़ी की रहने वाली दलित समाज की पीड़ित बालिका के लिए आदिवासी महिला संघ की अध्यक्षा हुकुम मीना और उनके साथियों ने दौसा कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में पीड़िता को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी की मांग के साथ ही संघ की महिलाओं ने मांग की कि महिलाओं के लिए बने कानूनों की पालना सख्ती से एवं बिना किसी दबाव के की जाए। हुकुम मीना ने बताया कि समाज के जिम्मेदार एवं जागरूक लोगों को इस तरह की घटनाओं के लिए आवाज उठाने के लिए आगे आना होगा तथा महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव रीना बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ऐसी घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के लिए आदेश दें। साथ में संघ की सचिव विनिया मीना, सावित्री मीना, कोकली देवी, जिला दौसा अध्यक्ष जलजीत सिंह, दौसा सचिव आशा मीना, मनीष मीना एवं उपाध्यक्ष मूर्ति जी उपस्थित रहीं। सभी ने अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में MT2 बाघिन के नर शावक की मौत हो गई है। वन्यजीव चिड़ियाघर कोटा में डॉक्टर्स MT2 बाघिन का उपचार कर रहे थे। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम मिली थी। MT2 बाघिन में 6 ग्राम हीमोग्लोबिन था, जबकि एवरेज 14 ग्राम तक होना चाहिए। साथ ही एनीमिक होने से भी कमजोरी बनी हुई थी। इसके लिए दवाइयां भी दी जा रही थी, लेकिन MT2 बाघिन को नहीं बचाया जा सका। अब NTCA के प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी लगातार बनी हुई है। विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। विभाग ने 1.5 दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इनके अलावा बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। छोटी काशी में प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव का महोत्सव शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रथम पूज्य के जन्मोत्सव को लेकर शहर के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों में रंग रोगन से लेकर सजावट का काम तेजी से किया जा रहा है। कोरोना के कारण भक्तों के लिए मंदिरों के पट बंद होने से पहली बार भक्त जन्मोत्सव पर प्रथम पूज्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि मंदिर महंत और पुजारियों के सानिध्य में उत्सव की परंपराओं को सामाजिक दूरी की पालना करते हुए निभाया जाएगा। भगवान गणेश के जन्मोत्सव का महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। कोरोना काल के बीच IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला जाएगा। 19 सितंबर से खेले जाने वाले IPL में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अव्वल तो यही कि लंबे समय से IPL की पहचान बन चुकी चीनी कंपनी वीवो अब मुख्य प्रायोजक नहीं रही। इसलिए अब BCCI IPL के नए प्रायोजक का ऐलान आज कर सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को IPL स्पॉन्सर का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि अब बाबा ने खुद पतंजलि की दावेदारी से इनकार किया। उनका कहना है कि पतंजलि तभी स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आएगी जब कोई दूसरी भारतीय कंपनी इस अधिकार को नहीं पाना चाहती। रामदेव ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया जिसमें पतंजलि की बोली लगाने का दावा किया गया था। सूत्रों की माने तो टाटा पूरी गंभीरता से इस बार IPL का प्रायोजक बनना चाह रहे हैं। बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि केवल वही कंपनियां आगे आएं जिनका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। हालांकि बायजूस और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप भी इन शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन टाटा सन्स पूरी तरह एक भारतीय ब्रांड है, इसलिए उसे दौड़ का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये थी इस बुलेटिन की अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।